दोस्तों वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से पैसे आते हैं, रुपए आते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो सारे डाटा है हमने इंटरिम बजट 2024-25 से लिया है। और कई बार यूपीएससी में सीधा सीधा ऑर्डर पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं और सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को समझेंगे, उस ऑर्डर को समझेंगे, रेवेन्यू सोर्सेज कहाँ है, एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है वो भी देखेंगे, और साथ में कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स होंगी तो उस पर भी डिटेल में देख लेंगे कि एक्चुअल में सोर्स कौन सा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पैसे कहाँ से आते हैं, रुपी कम्स फ्रॉम। तो आप पाई चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शंस दिख रहे हैं, जैसे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज, कस्टम्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखो, ये पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि जो भी पर्सनल इनकम होती है इंडिविजुअल की, उस पर सर्टेन स्लैब्स में 5%, 10%, 15%, 20% इस तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सबको पता है कि इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स का परसेंटेज है 19%, यानी कि जो पैसा आता है सरकार के पास एज रेवेन्यू, उसमें से 19% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम टैक्स का। दूसरी आप देखिए, यहाँ पे देखिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अब यूनियन एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज देखें तो ये है 5%। ठीक है, अब ये क्या है, सो इट्स ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो सेल होती है गुड्स की या प्रोडक्शन होता है, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इंडिया में हो रही हैं, उन पर सेंटर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगाता है। ठीक है, ऑन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, और कस्टमर पे दिस इनडायरेक्ट टैक्स टू द रिटेलर और मिडिलमैन, क्योंकि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया, इनकम टैक्स जो हमने बात की थी। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट आप कंज्यूमर पे नहीं दे रहे, बट इन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा रहे हो, जिससे वो महंगी होती हैं थोड़ी सी, और वो पे अल्टीमेटली कौन करता है, कस्टमर पे करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो रेवेन्यू शेयर कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, ये आपको याद रखना है कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज, यानी ज़्यादातर एक्साइज ड्यूटीज आर सबस्यूम्ड बाय द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। बट कुछ आइटम्स हैं जो अभी भी जिन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे कि पेट्रोलियम एंड लिकर। ठीक है, जो एल्कोहल होता है आपका। ठीक है, ये क्लियर है आपको, एक्साइज ड्यूटी। नाउ अब यहाँ पे देखिए कस्टम क्या होता है। कस्टम का परसेंटेज है 4%। वेल, कस्टम जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, जैसे कि हमने बात की पेट्रोलियम, लिकर, उन पे लगाई जाती है। जबकि हम कस्टम ड्यूटीज की बात करते हैं, दे आर चार्ज ऑन द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, एंड बाहर से कोई भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये, तो उसमें कस्टम ड्यूटीज लगेंगी। तो आपको एक्साइज ड्यूटी में याद रखना है विद इन कंट्री, और कस्टम ड्यूटीज एक्साइज ड्यूटी में, और कस्टम ड्यूटी में आपको रखना है चार्जेस ऑन द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें। अगर पाई चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17% का हिस्सा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कॉर्पोरेट पे जो टैक्स लगाया जाता है। सो इसे कॉर्पोरेट टैक्स is a kind of tax on the profits or net income of a corporation. ठीक है, so it is paid on the company's taxable income, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू होता है आफ्टर डिडक्शन। तो आफ्टर डिडक्शन जो भी कंपनी का रेवेन्यू होगा, टैक्सेबल इनकम होगी, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। नाउ कम टू द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। सो परसेंटेज आप देख सकते हैं, तो ये क्या होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स, यानी ये वो वाले सोर्सेज होते हैं, इट रिफर्स टू दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट क्रिएट और ए लाइबिलिटी और डज नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी। ठीक है, अब जैसे कि नॉन डेट कैपिटल रेसिट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स वगैरह लेती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ और एक्सपेंडिचर पर्पजेस के लिए, तो जो भी देती है उसकी रिकवरी हो जाती है। जैसे स्टेट्स को दे रही है, किसी को लोन देती है स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, तो जब वो रिकवरी होती है लोन की, तो उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती गवर्नमेंट की। तो पहली कैटेगरी हो गई रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर एसेट्स। अब दूसरी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, उसमें वी टॉक अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में शेयर है, वो सेल करने के बाद जो प्रोसीड आती है, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये प्रोसेस है पूरी, तो ये भी कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती ये वाली प्रोसेस। तो ये दो कैटेगरी होती हैं, दे कम्स इनटू द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। राइट, नाउ कम टू द नॉन टैक्स रिसिट। नॉन टैक्स रिसिट क्या होते हैं, कि जो भी रिसिट टैक्स से रिलेटेड नहीं है, यानी कि रेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट को रेंट मिल रहा है किसी प्रॉपर्टी से, या फिर वो पेनल्टी लगा रही है, फाइन लगा रही है कहीं पे। ठीक है, तो ये टोटल इनकम में कितने परसेंट है, 7%। ठीक है, जीएसटी के बारे में सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी कब चार्ज होता है, जब प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई की जाती हैं। सो इट इज चार्ज व्हेन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सप्लाइड। ठीक है, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड बाय
जीएसटी। बट जब हम जैसे कि हमने एक्साइज ड्यूटी में भी बात की, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जो पेट्रोलियम और लिकर पे है, इन पे एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ कम टू द बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। ये क्या होते हैं? बोरोइंग्स गवर्नमेंट बोरो करती है, यानी कि इट रिफर्स टू द मनी दैट द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए कई सोर्स से बोरो करती है। वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक सोर्सेज से ले लिया, और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉरेन बैंक्स हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इंडिविजुअल से ले सकती है बोरोइंग। तो ये क्या होगी, इनकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना है। सो दीज बोरोइंग्स आर क्रिएटिंग लाइबिलिटीज फॉर फ्यूचर। तो इसलिए हम इसको सोर्स को ऐसे मेंशन करते हैं, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर ओवरऑल हम ये हमने समझ लिया इनकी सारी टर्म्स और परसेंटेज की देखें, तो आपके सामने पिक्चर है। अगर हम इसमें देखें कि क्या ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा किस पे है, तो पहला किस पे है? सबसे ज़्यादा है बोरोइंग एंड लाइबिलिटी पहले आता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है बोरोइंग से, बट ये है लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है ये वाला पैसा। दूसरा है इनकम टैक्स, फिर जीएसटी है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा, देन नॉन टैक्स रिसिट। आफ्टर नॉन टैक्स रिसिट देयर इज एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंड फाइनली सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन करता है? नॉन डेट कैपिटल रिसिट। ठीक है, ये हमने समझ लिया रुपी कहाँ से आता है। अब नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट कि एक्सपेंडिचर्स क्या है हमारे। रुपी जो आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप पाई चार्ट देखिए, इसमें आपको वेरियस हेड्स मिलेंगे, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशंस, यहाँ देखिए फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, डिफेंस है, सब्सिडीज है। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली हम जब देखते हैं इस पाई चार्ट को देखें, तो जो हाईएस्ट अमाउंट है वो दो ब्रैकेट में जा रहा है। ठीक है, दो जगह जा रहा है। पहला है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, दैट मीन्स पेइंग इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग्स एंड लोन्स रेज्ड, यानी कि पहले जो हमने बात की ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी बोरोइंग से, तो जो बोरोइंग है उसमें आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, दैट इज 20%। दूसरी हम बात करें, सिमिलरली 20% कहाँ पर जा रहा है आपका? द मनी गिवन टू स्टेट इन द फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, यानी कि स्टेट का जो शेयर रहता है टैक्स में, ड्यूटीज़ में, वो भी टोटल एक्सपेंडिचर का 20% होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को ले लें या और इसके साथ साथ स्टेट के शेयर को भी इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 40%, यानी सबसे ज़्यादा पैसा इनमें जा रहा है। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में। ठीक है, फाइनेंस कमीशन होता है जो आर्टिकल 280 में है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल में 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, अभी करंट में कौन सा है, और सारे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियोस में पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स 2024 के लिए, या इन जनरल बाकी स्टेट सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स द शेयर ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स टू बी ट्रांसफर टू लोकल बॉडीज, यानी कि फाइनेंस कमीशन होता है वो रिकमेंड करता है कि स्टेट लेवल पर क्या ग्रांट्स जानी चाहिए, और साथ में लोकल बॉडीज में भी कितनी ग्रांट्स ऑफ शेयर होना चाहिए फंड्स एंड ग्रांट्स का, वो भी डिसाइड करता है। डिसाइड इन द सेंस रिकमेंड करता है, डिसाइड नहीं करता, रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। तो इन द यूनियन बजट दीज ट्रांसफर्स, यानी जो रिकमेंडेशन है कि आप ये शेयर को ट्रांसफर करें, सो दीज ट्रांसफर्स आर कॉल्ड फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इनमें देखो अंतर क्या है, पहले ये समझ लो। परसेंटेज तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की। So it includes all the schemes which are totally funded by the union government and implemented by the central government machinery, यानी कि पूरा का पूरा 100% फंड यूनियन देगा और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा होंगे। ठीक है, और जनरली जो यूनियन लिस्ट है, शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है, आपकी स्टेट लिस्ट है, कॉन्करिंग लिस्ट है, तो उनमें से जो यूनियन लिस्ट है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। तो जनरली यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर्मुलेट की जाती हैं। ठीक है, अब नाउ कम्स टू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें नाम से बहुत क्लियर है कि सेंट्रल इसको स्पॉन्सर करता है, यानी कि 100% फंड नहीं करता, एक प्रपोर्शन में आपको फंड देता है, और उसके अलावा जो फंड लगेगा वो स्टेट को, इस पर्टिकुलर स्टेट को अपने लेवल पे देना होता है। यानी कि कोई भी स्कीम फॉर्मुलेट की सेंटर ने, और यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट है मेनली उन सब्जेक्ट्स पे ही ये स्कीम्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो एक सब्जेक्ट पे स्कीम फॉर्मुलेट की गई, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज है फंडिंग का दैट इज बोर्न बाय द स्टेट ऑल्सो। जनरली जो पैटर्न होता है वो होता है 60-40 रेशियो में, यानी 60% वुड बी बोर्न बाय द सेंटर और 40% एक्सपेंस कौन करेगा इसमें, उस स्कीम में स्टेट करेगा। ठीक है, अब देखिए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, जनरली स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है,
अब जैसे 60-40 मैंने कहा कि कॉमन है, जनरल है कि 60 सेंटर 40 स्टेट का शेयर रहेगा इसमें, लेकिन ये 50-50 भी होता है, कई बार 70-30 भी होता है, 75-25 भी होता है, 90-10 भी होता है। तो जनरल होता है 60-40, और जो हिल स्टेट्स हैं हमारे जैसे हिमाचल है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें जनरली 90-10 भी जाता है। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द सब्सिडीज। सब्सिडीज भी क्लियर है कि जो भी सब्सिडीज दे रही है वो भी तो एक्सपेंडिचर ही है यूनियन गवर्नमेंट का। तो सब्सिडीज में जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं, गैस सब्सिडीज हैं, फूड पे सब्सिडी दे रही है जो पूरा प्रोग्राम ही चल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी सब्सिडी दे रही है, स्पेसिफिकली पेट्रोल एंड डीजल में। तो ये सारी सब्सिडीज भी एक्सपेंडिचर कॉज करती हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द 6% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ कम टू द अदर एक्सपेंडिचर्स। जैसे देखो इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, पेंशन है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पेंशन में भी जाएगा, डिफेंस में भी अलग उनका जाता है, फंडिंग होती है, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा भी बहुत एक्सपेंडिचर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में भी एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो अदर एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो अदर एक्सपेंडिचर का अगर आप परसेंटेज देखें तो वो है 9%। ठीक है, तो ऐसे अलग से एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो ओवरऑल हमने देख लिया, समझ लिया, अलग अलग बास्केट्स हैं, जो भी ब्रैकेट है जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है वो हमने समझ लिए। अब इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं। वैसे ऑर्डर भी क्लियर है, आप पाई चार्ट से आप देख पा रहे हो। तो जैसे हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा शेयर कहा जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड, इसमें 20% था। उसके बाद शेयर कहा आता है सेक्टर स्कीम्स में। उसके बाद एक्सपेंडिचर किस में होता है, अदर एक्सपेंडिचर्स। देन कम्स द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर डिफेंस एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफेंस, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, इनमें समय सेम है। इसके बाद सब्सिडीज आती हैं, फिर पेंशन आती है। करेक्ट, तो ये आप ऑर्डर याद रखिए। पाई चार्ट को फिर से पॉज करके आप देखें दोनों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, और आपको डिटेल में सबका क्या मतलब होता है वो समझ में आ गया होगा। और इस पाई चार्ट का जो सोर्स है वो है इंटरम बजट डॉक्यूमेंट जो भी आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, प्रीलिम्स हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटरम बजट डॉक्यूमेंट्स में से ही आएंगे, अगर आएंगे तो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कैफे इसके में। थैंक यू वेरी मच।